खबरों से हम लोग को बचना चाहिए। आप लोग यहाँ पे आए, आप लोग ने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अगर आप लोग का क्वेश्चन कुछ है तो मैं एक एक करके आप लोग के क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जब तक आखिरी व्यक्ति को जवाब नहीं दे देता मैं यहाँ से जाऊँगा। आपने इतना लिस्ट दिखाया, उसके हिसाब से अब आपके मुताबिक आपकी गुड टीम है, क्या लगता है कि ये सर, ये मैं एक पॉलिटिकल प्रतिशोधिता की ये रेट? सर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ईडी के ये इनकम टैक्स के अधिकारी बोल रहे हैं कि मैं क्लीन हूँ। चलिए उनकी भी मान लेते हैं, फिर ये रेट क्यों हुई? ये रेट कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये रेट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश, झारखंड सरकार में जो लोग, जो विधायकगण झारखंड सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की साजिश। क्या आपको लगता है कि आपको डराने की कोशिश हो रही है? अब लोग समझते हैं कि डरा कर हम अपना काम करा लेंगे, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं डरने वाले व्यक्ति में से नहीं। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो निश्चित तौर पर मैं डरूंगा। मैं गलत करता नहीं हूँ, ना मेरे पिता ने गलत करना मुझे सिखाया है। मैंने पढ़ाई से अपने दिनचर्या को नहीं निभाया, मैंने अपने पिता के संस्कारों से अपने दिनचर्या को निभाया। मैं उनके साथ बड़ा हुआ और उन्होंने मुझे सिखाया है कि समाज में कैसे लगे। अनुप जी, अभी आपने बताया कि ये रेट परसों ही खत्म हो गई थी, तो 2 दिन तक अधिकारी लोग घर पे कर क्या रहे थे? 2 दिन तक अधिकारी लोग बातें कर रहे थे, मेरे से बातें कर रहे थे, बेचारे बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि हमें ऊपर से प्रेशर है कि रहो रहो रहो। ये आईटी वाले लोग बता रहे थे कि ऊपर से प्रेशर उन लोग को। जी, तो आप रहो वहां पे। बार बार एक ही सवाल का जवाब पूछ रहे थे मेरे से कि आप जो घर बना रहे हैं वो घर आप कैसे बना रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर, मैं घर बना रहा हूँ, कुंदाक में मेरा घर बन रहा है और ये जमीन 2006 में मेरे पिता ने ली थी, जो मेरे माँ के नाम पर थी। क्योंकि मेरे को विधानसभा से लोन लेना था तो मैंने अपने सैलरी अकाउंट से 10 लाख रुपए का रजिस्ट्री ड्यूटी देते हुए टोटल 12 लाख रुपए का मैंने सैलरी अकाउंट से पेमेंट किया गवर्नमेंट को और अपनी माँ से उस जमीन को गिफ्ट डीड पे लिया। वो G+2 घर बन रहा है मेरा और 2006 के जमीन पर बन रहा है। और मैंने विधानसभा में 1.5 करोड़ रुपया का लोन का अप्लाई भी किया कि मेरे को वो घर बनाने के लिए लोन चाहिए, आप दें। तो उस लोन के आधार पर मेरे को वो जमीन मॉर्गेज करना पड़ता है। तो वो जमीन मॉर्गेज तभी हो पाएगा जब आपके नाम पर वो जमीन रहेगा। तो मैंने अपनी माँ से ही माँ का जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए 12 लाख रुपए का स्टैंप ड्यूटी देके, जो नियम है उसके अनुसार मैंने वो लिया। फिर वो बोल रहे हैं कि आप G+2 घर बना रहे हैं, तो इसका अभी तक कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? मैं बोला सर, कॉलम और कास्टिंग मिला के फर्स्ट फ्लोर का ढलाई हो चुका है, ब्रिक वर्क थोड़ा सा हुआ है, बाद बाकी बैरल लैंड है वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बोले 50-60 लाख रुपया लगा होगा अभी तक। मैं बोला सर, निश्चित तौर पर लगा होगा। तो बोला उसका पेमेंट कैसे किया आपने? मैं बोला सर, 18 लाख रुपया मैंने अपने सैलरी से बचा के 18 लाख रुपया अपने सैलरी से वेंडर्स को पेमेंट किए हैं, बाद बाकी मैंने पेमेंट अभी नहीं किया है। आप वेंडर्स से जाके पूछ सकते, वेंडर्स हैं उनसे जाके पूछ सकते हैं कि मैंने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। और ये कोई नया चीज तो है नहीं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर काम करता है तो छड़, सीमेंट, ईटा बिल निकलने के बाद ही उनको पेमेंट करता है। तो मेरे पास जब पैसा, हमें ऊपर से बहुत प्रेशर है। मैं बोला सर, जो था मैंने बता दिया, अब आगे आपको सुनना है होगा या फिर और जांच करनी होगी तो आप मुझे बुला लें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं अपने सीए के साथ बाकायदा जो आपको पेपर चाहिए उसके साथ मैं पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को 21 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हाजिर होने के लिए नोटिस इशू किया है और मैं उस दिन जाऊंगा। उसके बाद जो कुछ मांगेंगे मेरे से मैं वो डिटेल। एक सवाल है, आपके रेट किस नवंबर को? 21 नवंबर यहीं पर रांची वाले में कि नहीं, अब जो भी इंक्वायरी कंडक्ट होगी वो रांची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपका क्या संबंध है? कहा जा रहा है पेपर मैं बता देता हूँ। देखिए, जब एक पॉलिटिकल जीवन में एक आदमी बहुत ऊंचाई पे जाता है तो उससे सब लोग सटना चाहते हैं। अजय सिंह मेरे पिता के बेहद करीबी माने जाते थे। 2001 में जब मैं झारखंड आया अपनी बाहर की पढ़ाई कंप्लीट करके,
तो मैंने देखा कि मेरे पिता बहुत अहम रोल था, तो मैंने अजय सिंह का विरोध करना शुरू किया। अजय सिंह का विरोध करना शुरू किया। अजय सिंह पिछले एक दशक से, मतलब 10-12 साल से मेरे परिवार से उनका कोई रिश्ता नहीं है, और शायद बेरमो का एक एक बच्चा जानता होगा, एक एक बच्चा, कि अजय सिंह मेरा घोर विरोधी और मैं अजय सिंह का घोर विरोधी। अजय सिंह कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है। बड़े आदमी के साथ सब नाम जोड़ना चाहते हैं, तो अजय सिंह ने अपने आप को राजेंद्र बाबू का साला बताया, और राजेंद्र बाबू ने भी उस रिश्ते को कबूल करते हुए उन्हें अपना साला बोलना शुरू किया। मैं भी उनको मामा बोलता था, क्योंकि रिलेशन का कोई भी परिभाषा नहीं होता, और आज भी मैं मामा बोलता हूँ। लेकिन अजय सिंह मेरे मामा नहीं लगते, मेरे दूर के चाचा हैं, उनके वो साले। बिगन बाबू एक हमारे यहाँ उद्योगपति होते थे, उनके वो साले हुआ करते थे अजय सिंह, और लोग बोलते थे कि भैया बिगन बाबू के ओरिजिनल साले अजय सिंह है, लेकिन उनका तो ओरिजिनल बहनोई राजेंद्र बाबू कहलाता है। अजय सिंह जो है वो कहीं ना कहीं प्रतुल सादेव जी के भी मामा है, और मेरे से करीबी रिश्ता प्रतुल भाई का है, क्योंकि प्रतुल भाई भी मेरे दूर की फुआ के बेटे हैं। तो उस हिसाब से अजय बाबू उनके बहुत करीब के मामा लगे, तो यही रिश्ता है। और अजय सिंह ने पिछले चुनाव में मेरे पिता का विरोध किया था, मेरे चुनाव में विरोध किया था। और मिरान शेखर, जो गोपाल सिंह पूर्व सीएमडी कोल इंडिया, पूर्व चेयरमैन कोल इंडिया के बेटे हैं, जो बेरमो से दावेदारी कर रहे थे, तो मिरान शेखर का रहना, खाना, पीना अजय सिंह के अपने बहनोई बिगन सिंह के घर पे होता था। और मिरान शेखर सीएमडी गोपाल सिंह के रहते हुए मिरान शेखर जब भी बेरमो जाते थे, उनका आवासीय कार्यालय बिगन सिंह का घर, और अजय सिंह बिगन सिंह के अपने साले। और तमाम फोटो है मेरे पास जब अजय सिंह और मिरान शेखर एक साथ है, तमाम फोटो है मेरे पास जब चंद्रप्रकाश चौधरी अजय सिंह एक साथ है, क्योंकि उनका नाता कांग्रेस से टूट के बीजेपी में चला गया, और अजय सिंह मिरान शेखर के साथ उनको प्रमोट कर रहे थे चुनाव। तो अजय सिंह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे पिता के साथ उन्होंने वर्षों तक काम किया, लेकिन करीब एक दशक से वो मेरे घर से उनका कोई नाता नहीं है। अजय सिंह वही व्यक्ति है, जब मेरे पिता विधायक बने तो एक गरीब ने जब मुझे अप्रोच किया कि उसके नाम पर अजय सिंह उसके घर में रह रहे हैं, तो मैंने अजय सिंह का जो ये करतूत था वो सीएम ऑफिस में सूचना देने का काम किया ट्वीट के माध्यम से, और उस व्यक्ति ने जब ट्वीट किया तो सीएम साहब ने रीट्वीट करते हुए बोकारो एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी को कार्रवाई करने के लिए कहा। अजय सिंह वही व्यक्ति हैं जिसने मंदिर परिसर के आवास का घर को किराया पे चढ़ाया हुआ था। और आप लोग को एक घटना वीडियो फुटेज के माध्यम से मिल जाएगी, अगर आप फेसबुक के माध्यम से पूर्व में जाएंगे या मीडिया के माध्यम से, कि उस घर को जब मेरे पिता जीते तो मैंने उस घर को अजय सिंह से मुक्त कराया और मंदिर परिसर को वापस किया। अजय सिंह वही व्यक्ति हैं जिसने सरकारी भवन को कब्जा करके रखा हुआ था, और उस भवन को भी मैंने खड़े होके अजय सिंह से मुक्त कराया वीडियो और सीओ के माध्यम से। तो अगर अजय सिंह मेरे सपोर्टर होते तो मैं अजय सिंह पे इतना कार्रवाई नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए अजय सिंह से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो एक सवाल ये है, आपने कहा कि ये जो रेड है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और अजय सिंह से मेरा संबंध नहीं है, तो फिर अजय सिंह की रेड क्यों पड़ती है? सर, जिसने भी इंफॉर्मेशन देने का काम किया उसने पूरी होमवर्क नहीं की, उसको शायद ये लगा कि अजय सिंह तो राजेंद्र बाबू के करीबी थे तो अनूप सिंह के भी करीबी होंगे, तो यही कारण है कि उसने पूरी होमवर्क नहीं की। 2 बड़े व्यापारियों के यहाँ भी छापा पड़ा और एक विधायक के यहाँ भी छापा पड़ा, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा आप ही रहे, इसको आप कैसे? आप लोग का प्यार है जो मुझे चर्चा में रखता है। अनुप जी, जिस तरह से आपने कहा कि जो एजेंसियां आगे क्या कोर्ट में जाएंगे, आगे की कार्रवाई क्या किस तरह से? देखिए हो चुके हैं, क्या करें? देखिए, मैं कोर्ट में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूर्व में भी मैंने एक मीडिया एजेंसी पे
50 लाख का मानहानि का केस किया था तेनुघाट कोर्ट में, बकायदा स्टैंप ड्यूटी 5 लाख का जमा करते हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब मैं फिर से अपना व्हाइट मनी का पैसा मानहानि के लिए इस्तेमाल करूं, मैं वो पैसे को घर बनाने में इस्तेमाल कर लूंगा, तो इसलिए मैं कोर्ट में नहीं जाऊँ। केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही है, लगातार सरकार जिस तरह से आरोप लगा रही है, तो आगे कदम क्या होगा आपकी? आगे कदम ये होगा कि सही पार्टी को मेहनत करके केंद्र में बैठाया जाए, ताकि केंद्रीय एजेंसी पे जो दबाव पड़ रहे हैं नेताओं के, लीडर्स के, उन दबाव से उन अधिकारियों को हम मुक्त कर सकें। अच्छा, इस रेड के बाद आपकी बातचीत हुई क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं से या जी, राजेश ठाकुर जी से मेरी बात हुई थी, वो आज आने वाले भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन लोहरदगा में उनका कार्यक्रम थोड़ा लंबा चला, तो शायद कल हम कांग्रेस भवन में राजेश ठाकुर जी, मैं, प्रदीप यादव जी, हम लोग संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। पार्टी का नहीं, पूरा मदद क्योंकि मिल रहा है, पार्टी इस दौरान आपके साथ खड़ी रही। कहीं आपको ऐसा लगा कि पार्टी, ऐसे मामलों में कई बार होता है कि परिवार के लोग भी छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए, जिस तरीके से बेरमो आवाज पर राजेंद्र बाबू के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, जो आज मेरे साथ हैं गार्जियन के रूप में, भाई के रूप में, समर्थक के रूप में, उनका हुजूम आपको दिखा, वो हमेशा वहीं पे रहे, चाहे दिन हो या रात हो, उन्होंने छोड़ा नहीं घर को। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि पार्टी खड़ी रही और पार्टी ने हमेशा हमारे परिवार को सपोर्ट करने का काम किया। जिस दिन पार्टी को ये लगेगा कि जिस व्यक्ति या जिस नेता को वो सपोर्ट कर रहे हैं वो खराब है, वो गलत है, तो उस दिन शायद कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट देना भी बंद कर देगी। मेरी पार्टी मेरे को टिकट देती है, मेरे पिता को सिंगल नाम जाता है हर चुनाव में, मेरा सिंगल नाम जाता है हर चुनाव में, तो ये मेरी पार्टी का विश्वास है हमारे परिवार के प्रति। एक आखिरी सवाल है कि आप और प्रदीप यादव दोनों के यहाँ से जो रकम मिला है, जो पंचनामा आप दिखा रहे हैं, प्रदीप यादव के यहाँ से भी कमोवेश इसी तरह के आंकड़े हैं जो उनके यहाँ से मिला है, आप दोनों लोगों के यहाँ से तो मिला। आप बोल भी रहे हैं कि आपके जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई है, आप लोग काउंटर करेंगे। साथ में आप सीएम के करीबी हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के सबसे ज्यादा करीबी आप ही हैं कांग्रेस के विधायकों में, तो इसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ा या फिर इसका काउंटर कैसे करेंगे आप? देखिए, आज संजोग है और खुशी की बात है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री, लेकिन मेरे परिवार का और उनके परिवार का रिश्ता जब आदरणीय हेमंत सोरेन जी विधायक भी नहीं थे तब से, और वो बड़े भाई का रोल हमेशा उन्होंने अदा किया। करीबी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनका करीबी हूं तो सब चीज मेरे ऊपर वो निर्भर है। मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे को मानते हैं। अगर राज्य के मुख्यमंत्री मेरे को छोटा भाई की तरह मान रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। हर आदमी चाहेगा कि लोग उसे माने, लोग उसे प्यार करें, तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई व्यक्ति पार्टी लाइन से हटकर, पॉलिटिकल लाइन से हटकर एक व्यक्ति को प्यार दे रहा है तो उसमें गलत क्या है? वो तो हेमंत सोरेन जी का दिल का बड़प्पन आपको देखना चाहिए कि एक कांग्रेस के विधायक को इतना प्यार देते हो। निशिकांत दुबे भी तो बहुत प्यार दे रहे हैं आपको। निशिकांत दुबे जी तो सबसे ज्यादा प्यार देते हैं। आगे भी कुछ पहले भी दिया है, बताया उन्होंने कि आपका केस ईडी को चला गया है। मैं तो मैं वही नहीं समझ में आता हूँ कि निशिकांत दुबे जी को आईटी वाले भी अंदर से खबर दे देते हैं, वो ट्वीट भी पहले कर देते हैं। अभी आप बता रहे हैं कि निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट किया है कि मेरा केस ईडी को चला गया है, तो शायद चला गया होगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि सेंट्रल एजेंसीज को जो इनके जो लीड करने वाले अधिकारी हैं वो सब ऐसी हैं। ये सब एजेंसीज को निशिकांत दुबे जी लीड कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि पूरा जो रेड हुआ वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और सीधा आप बीजेपी पे ही आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी चाहती क्या है आपसे? बीजेपी चाहती क्या है? ये अच्छा सवाल है संजय भाई। बीजेपी चाहती है कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं। बीजेपी चाहती है कि जो कांग्रेस को तोड़ने के लिए उनको वो नंबर्स चाहिए जिसमें दल बदल कानून नहीं लगे, उसमें वो नंबर पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिल जाए। इसीलिए कांग्रेस के विधायकों को प्रेशरली काम कराया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस के विधायकों पे आईटी रेड मारी जा रही है। आज मेरे ऊपर प्रदीप यादव जी क्या मारा गया है, कल शायद जो और लोग नहीं मान रहे हैं बीजेपी में जाने के लिए उनके ऊपर मारा जाए। तो
तो बीजेपी यही चाहती है। मतलब आप और प्रदीप जी नहीं मान रहे हैं? नहीं, बहुत लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन अभी नंबर सिर्फ मेरा और प्रदीप यादव जी का है, क्योंकि मुखर होकर हम ही लोग बोलते हैं। अच्छा वरुण जी, ये दो सवाल। जैसे एक कांग्रेस में आप अपने लोगों के ही दुश्मन बने हुए हैं, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप। दूसरी ओर बीजेपी भी है, विल्सन कोंगारी जी का नाम है। हाँ, दूसरी ओर बीजेपी है, तीसरी ओर सेंट्रल एजेंसियां हैं। इसमें घबराहट नहीं होती आपको? ऐसा है कि घबराहट क्यों? मैंने जो 3 अपने सहयोगी विधायकों पे केस किए, वो केस के आदेश मुझे कहां से मिले? जिस पार्टी का मैं विधायक हूं, जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जिस पार्टी ने उन तीनों विधायकों को टिकट दिया, उस पार्टी के सीनियर अधिकारियों ने मुझे केस करने के लिए कहा, तो मैंने किया। मैंने उसकी जानकारी उन्हें दी और जानकारी के बाद उन्होंने बोला आप केस करिए। मैंने केस किया। अगर पार्टी मुझे बोलती कि आप केस मत करिए तो मैं जानकारी देके बैठ जाता, लेकिन मैं पार्टी के द्वारा चुना गया हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा टिकट नहीं मुझे मिला गया, मुझे पार्टी के द्वारा चुना गया, तब मुझे टिकट दिया गया, तब जनता के बीच में भेजा। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उस पार्टी का आदेश मैं मानूं, और उस पार्टी के आदेश पे कोई मैंने व्यक्तिगत तौर पर इरफान अंसारी जी या विल्सन कोंगारी जी या राजेश कश्यप जी पे केस नहीं किया। मुझे पार्टी का निर्देश आया तब मैंने किया, और पार्टी ने उन्हें गलत माना तब पार्टी ने उन्हें सस्पेंड किया। कोई मेरे कहने पे पार्टी ने थोड़ी सस्पेंड कर दिया। पार्टी ने उन्हें गलत माना, पार्टी ने अपने इंक्वायरी में गलत माना, तब उन्हें सस्पेंड किया गया। तो यहाँ पे पार्टी इन्वॉल्व है, तो मुझे घबराहट नहीं। दूसरी तरफ कि लोकतंत्र में, राजनीति में जो लोग होते हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक जनता होता है। तो मुझे चुन के कौन भेजता है? जनता भेजती है। मेरा विरोध कौन करती है? बीजेपी पार्टी वाले लोग करते हैं। मुझे सपोर्ट कौन करता है? बेरमो की जनता और कांग्रेस पार्टी लोग। तो इसलिए मैं वहां पे भी बीजेपी से नहीं घबराता हूं, क्योंकि मेरे को दोबारा चुनना या नहीं चुनना वो बेरमो की जनता तय करेगी, वो बीजेपी के लोग तय नहीं करेंगे। कोई मेरे को अमित शाह आके नहीं जिता देंगे या हरा देंगे, कोई मोदी जी नहीं जिता देंगे या हरा देंगे, कोई हेमंत सोरेन जी नहीं जिता देंगे या हरा देंगे। जिताएगा कौन? बेरमो की जनता। हराएगा कौन? बेरमो की जनता। और वो किस पे निर्भर करेगा? मेरे कार्यकाल पर। मैं कार्यकाल अगर ठीक करूंगा तो मैं अपने पिता की तरह चुन के आते रहूंगा। मैं अगर कार्यकाल गलत करूंगा तो मैं हारूंगा। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे भी डर नहीं लगता है। दूसरा कि मेरे पीछे इनकम टैक्स का रेट या सेंट्रल एजेंसी, अभी मेरे एएनआई के साथी बोल रहे थे कि ईडी को मेरा केस ट्रांसफर किया जा रहा है। किसी को भी केस ट्रांसफर करने का अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसी से। अगर ईडी को केस ट्रांसफर होने में वैसा कुछ जांच में उन्हें दिखता है तो निश्चित तौर पर ट्रांसफर होना चाहिए। मैं ईडी के भी अधिकारियों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं 1.5 साल का विधायक हूं, 2 साल का कार्यकाल मेरा खत्म होने जा रहा है, और 2 साल के कार्यकाल में बहुत निष्पक्ष तौर पर मैंने अपने कार्यकाल को पूरा किया है। और मैं साफ कह सकता हूं कि मेरा कोई घोटालों से या किसी भी चीज से जो इलीगली गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को या हिंदुस्तान को प्रभावित करती है उसमें मेरा कोई हाथ। आपने एक स्टेटमेंट दिया था, लिखना चाह रहे थे, आपने एक स्टेटमेंट दिया था, लिखना चाह रहे थे, जो लिखे ये तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हम लिख नहीं पाए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ। हो गया थैंक यू सो मच आप लोग की।